तो आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी लीड में हमको एट्रियल फिब्रिलेशन देखना चाहिए। तो आपको लीड याद रखनी है। पहले हम V1 में देखेंगे, उसके बाद हम देख सकते हैं सेकंड, थर्ड और AVF। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 लीड है एट्रियल फिब्रिलेशन देखने के लिए। मैंने यहाँ पर 10 सेकंड जिस लीड को अलग से चलाया जाता है, जिसको बोलते हैं लीड 2 और रिदम लीड, उसको मैंने अलग से यहाँ पर बना रखा है। आप इसमें गौर कीजिए कि पहले हम देखेंगे रेट। तो मैंने जैसे बताया कि 10 सेकंड स्ट्रिप है, 10 सेकंड स्ट्रिप में हमको रेट देखना है। तो जब मैंने आपको ECG बेसिक्स बताया था, वहाँ पर मैंने बॉक्स मेथड बताया था। बॉक्स मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें RR इंटरवल जो है वो अब नॉर्मल है, कम ज़्यादा कम, मतलब कोई भी रेगुलर इंटरवल नहीं है। अगर रेगुलर इंटरवल होता सबसे फास्ट हम बॉक्स मेथड से रेट पता कर सकते थे, लेकिन जब हमारा रिदम अब नॉर्मल है तब हमें बॉक्स मेथड यूज़ ना करके हमको 10 सेकंड मेथड वाला यूज़ करना है, जिसमें हमको 10 सेकंड में आर वेव को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आर वेव, हमने 12 आर वेव काउंट किया, उसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 6 से। ओके, ये एक शॉर्टकट फंडा है। जब भी आपको रिदम अब नॉर्मल मिले और आपको रेट पता करनी हो तो आपको क्या करना है, 10 सेकंड स्ट्रिप में जाना है, वहाँ पर जितना आर वेव दिखाई दे रहा है उनको काउंट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, तो वो आ जाती है हमारी रेट। ये जो रेट है ये वेंट्रिकुलर रेट है। ओके, लेकिन हमेशा याद रखना एट्रियल फिब्रिलेशन में जो एट्रिया की रेट होती है वो मोर देन 350 होती है। अब हम बात करते हैं पी वेव की। क्या हमें इस लीड में QRS बनने से पहले कहीं पर भी पी वेव दिखाई दे रही है? आप कहेंगे कि ये तो फिब्रिलेशन जैसा ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो हाँ, इसको बोलते हैं एफ वेव, फिब्रिलरी वेव। यहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंट पी वेव नहीं बन रही है। इस लीड में देखिए, जहाँ पर मैंने V1 में सबसे पहले फोकस कर, तो V1 में देखा मैंने, पहले देखिए हमने QRS कॉम्प्लेक्स में आर वेव देखी, डिफरेंट आर वेव के बीच डिफरेंट डिस्टेंस दिख रही है, तो मतलब रिदम क्या है, अब नॉर्मल है, इरेगुलर रिदम है। और इरेगुलर रिदम होने के साथ साथ यहाँ पर रेट देखिए। रेट देखने के लिए हम किस में जाएंगे, हमारी अलग से रिदम स्ट्रिप में, जहाँ पर 10 सेकंड का होता है, उसमें हम रेट काउंट करेंगे। रेट देखने के बाद हम जाएंगे पी वेव फॉलोड बाई QRS है या नहीं। V1 में यहाँ पर कोई भी पी वेव हमें नहीं दिखाई दे रही, फिब्रिलरी वेव दिखाई दे रही है। ओके, तो ये हो गया एट्रियल फिब्रिलेशन। समटाइम दीज फिब्रिलरी वेव बिकम फ्लैट। ओके, कभी कभी आपको ECG में ऐसा भी दिखाई देता है। अब आपके ब्रेन में ये क्लिक करना चाहिए कि ऐसा क्यों बनता है ECG में। तो आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है बनने की। तो मैंने यहाँ पर एक हार्ट बनाया, तो यहाँ पर ऐसे नोड से जनरली क्या होता है, इम्पल्स निकलता है, AB नोड पे जाता है, AB नोड से वो इम्पल्स वेंट्रिकल में जाता है। इसे बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड पल्स। तो नॉर्मल कंडीशन में सिंक्रोनाइज्ड पल्स बनती है और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है पहले, फॉलोड बाई वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे हमारा नॉर्मल कार्डियक आउटपुट बनता है। पर एट्रियल फिब्रिलेशन में ऐसा नहीं होता। एट्रियल फिब्रिलेशन में 2 अलग अलग मेथड से इम्पल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे? यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स आके जुड़ती है लेफ्ट एट्रियम में, उसके आसपास की कुछ सेल्स इम्पल्स जनरेट करना स्टार्ट कर देती है। और एक मेथड और है जिसे री एंट्री पाथवे कहते हैं, और उसमें जब कोई सेल्स है वो डेड हो जाती है, जैसे कि AMI में, तो वो एक री एंट्री के पाथवे की तरह काम करती है और पल्स को एट्रिया में ही वापस से री एंटर कर देती है। इन 2 मेथड की वजह से पल्स जो है वो एट्रिया में ही घूमती रहती है, वो वेंट्रिकल में नहीं आ पाती। जो एट्रियल फिब्रिलेशन की जो अब नॉर्मल जो वेव्स फॉर्म हुई है, जो एक्टोपिक फोकाई की वजह से हुई हो या फिर री एंट्री पाथवे की वजह से हुई हो, इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो नॉर्मल साइनस रिदम होती है, ओके, वो ख़राब हो जाती है। और इस एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से जो एक्टोपिक इम्पल्स हैं वो कभी कभी एट्रिया में ही घूमती रहती है और कभी कभी वो AB नोड से नीचे वेंट्रिकल में चली जाती है। तो हमको जो आर वेव हमको ECG में दिखाई देती हैं वो आर वेव होती हैं, वो साइनस इम्पल्स की वजह से बनने वाली आर वेव नहीं होती। वो बनती है मोस्टली एक्टोपिक जो इम्पल्स जनरेट हुआ है उसकी वजह से बनती है। वो आर वेव रिदमिक कंट्रोल में स्प्रेड नहीं करती, और रिदमिक कंट्रोल में स्प्रेड नहीं करने से कार्डियक आउटपुट हार्ट का कम हो जाता है। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ऐसा होता है? तो कार्डियक रीजन क्या क्या हो सकते हैं? तो आपको याद रखना, जब हार्ट की मसल स्ट्रेच होती है, नॉर्मल स्ट्रेच नहीं, अब नॉर्मल रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है, तब ऐसी कंडीशन होती है कि एक्टोपिक इम्पल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। तो स्ट्रेच कब कब होती है, कौन सी ऐसी कंडीशन है? जैसे आप देखिए, कंजस्टिव हार्ट फेलियर जब होता है तब स्ट्रेच होती है। इसके अलावा वल्वुलर डिजीज जितनी भी होती है, जिसमें माइट्रियल स्टेनोसिस हो सकता है और ऑर्टिक स्टेनोसिस हो सकता है, ऐसी कंडीशन में स्ट्रेच एक्स्ट्रा होगा क्योंकि इनलार्जमेंट होता है लेफ्ट एट्रियम का या राइट एट्रियम का। इसके अलावा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, ये भी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट की मसल डायलेट करती है, एक्स्ट्रा स्ट्रेच मिलता है उसको, तब भी एक्टोपिक पल्स जनरेट करना स्टार्ट कर देती है। स्ट्रेच के अलावा एक और मैकेनिज्म है जिसकी वजह से एक्टोपिक जनरेट होने लग जाता है, वो है इस्चीमिया। जब हार्ट की मसल का इस्चीमिया होता है,
जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती हैं उनमें इस्चीमिया हो जाता है, उस वजह से भी ये सेल्स एक्टोपिक जनरेट करने लग जाती है। इसके अलावा एक और मैकेनिज्म होता है इन्फ्लामेशन। जब हार्ट की किसी भी मसल में या सेल्स में इन्फ्लामेशन होता है तो उस वजह से भी एक्टोपिक इम्पल्स जनरेट करना स्टार्ट कर देती है। इन्फ्लामेशन वाली कौन सी कंडीशन है? इन्फ्लामेशन हमारा हो सकता है जैसे रोमेटिक हार्ट डिजीज़ में। रोमेटिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है और इन्फ्लामेशन की वजह से ये एक्टोपिक जनरेट कर सकता है। तो ये हो गए हमारे कुछ कार्डियक कोजेज। कुछ नॉन कार्डियक वजह भी होती हैं, जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हाइपर एक्टिवेट हो जाना, हाइपरथायरॉयडिज्म है, जैसे कि अल्कोहल है, जो बिंज ड्रिंकिंग करते हैं उनमें ऐसा हो सकता है। इसके अलावा फियोसाइटोक्रोमा है, जो कि एक रीनल कंडीशन है, उसमें एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ते हैं, उस वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। या फिर सेप्सिस है, सेप्सिस में हमारी बॉडी हील करने की कोशिश करती है, उससे एपिनेफ्रिन बढ़ जाता है। फिर कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि कोकेन है और मेथएम्फेटामाइन है, तो ये दोनों ड्रग्स भी हैं, ये क्या करते हैं? सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। सीओपीडी और न्यूमोनिया और एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, तो इन सब कंडीशन में भी क्या होता है? हाइपोक्सिया जनरेट होता है। तो अभी आपने कॉजेज पढ़ ली कि क्या क्या वजह हो सकती है कि ऐसा स्ट्रेच हो या फिर हाइपोक्सिया हो या इन्फ्लामेशन हो या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो। ये सब कंडीशन की वजह से क्या होता है कि इंपल्स जनरेट होना स्टार्ट कर सकती है या फिर री एंट्री पाथवे स्टार्ट हो सकता है। तो ये 4 तरीके का एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। उसमें न्यू ऑनसेट के अंदर आपको याद रखना है 48 आवर्स के अंदर अंदर अगर एट्रियल फिब्रिलेशन डेवलप करता है तो उसे बोलते हैं न्यू ऑनसेट। अगर विद इन 7 डेज के अंदर अगर डेवलप करता है तो उसे बोलते हैं प्रोक्सिमल। अगर मोर देन 7 डे एट्रियल फिब्रिलेशन होता है उसे बोलते हैं परसिस्टेंट। और इसके अलावा परमानेंट एट्रियल फिब्रिलेशन तब बोलेंगे जब 7 दिन से ज़्यादा एट्रियल फिब्रिलेशन को डेवलप किए हो गए होंगे, साथ में हमने एक बार भी कोई कोशिश नहीं की किसी डॉक्टर ने कि उसका कार्डियोवर्जन करें। ऐसे पेशेंट को परमानेंट एट्रियल फिब्रिलेशन बोलेंगे। ईसीजी जब भी आपने करवा लिया और आपको लगा कि एट्रियल फिब्रिलेशन है तो आपको हमेशा एक ध्यान रखना है, ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी करवानी है या फिर ट्रांस इसोफेजल इकोकार्डियोग्राफी करवानी है। गोल्ड स्टैंडर्ड हमारा ट्रांस इसोफेजल इकोकार्डियोग्राफी है। अगर आपने ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई और इस कॉम्प्लिकेशन का पता नहीं किया तो पेशेंट डेवलप कर सकता है न्यूरो डेफिसिट या रेनल इन्फार्क्ट या स्प्लेनिक इन्फार्क्ट या एक्यूट मेजेंट्रिक इन्फाक्शन। जब भी ब्लड का स्टेसिस होता है तो ब्लड क्या करता है? क्लॉट फॉर्म करता है और ये क्लॉट हार्ट की एट्रिया में बनता है, क्योंकि एट्रिया से ब्लड कहाँ नहीं जा रहा? वेंट्रिकल में नहीं जा रहा। जब पेशेंट का हार्ट एट्रिया इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है तो उसमें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कुछ ना कुछ ब्लड का एट्रिया में रह जाता है और वो वॉल्यूम जो ब्लड का है वो क्लॉट फॉर्म करता है। वो क्लॉट डिसलॉज होकर हमारे ब्रेन में और किडनी में और स्प्लीन में और मेजेंट्री में जाके हमारी ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देता है। आपको क्या लगता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन वाला पेशेंट हमारे पास जब आएगा तो वो क्या सिम्टम लेके आएगा? पेशेंट हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में भी आ सकता है, उसको कोई सिम्टम नहीं होंगे, या पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और चेस्ट पेन, न्यूरो डेफिसिट, फैटीग, पैल्पिटेशन, ये सब सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से हो सकते हैं। तो हमको एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट को इग्नोर नहीं करना है, चाहे वो नॉर्मल ही कंडीशन में क्यों ना आए। हमको हमेशा सबसे पहले ईसीजी करना है। ईसीजी करने के बाद हमको देखना है क्या इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन है। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो हम देखेंगे पेशेंट का वाइटल्स। अगर पेशेंट स्टेबल है तब हमारा ट्रीटमेंट करने का जो मेथड है वो अलग होगा, लेकिन अगर पेशेंट अनस्टेबल है तब हमारा ट्रीटमेंट मेथड बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा। अनस्टेबल मीन्स जब पेशेंट के अंदर बीपी कम हो या फिर पेशेंट के अंदर एक्यूट पल्मोनरी एडिमा डेवलप कर गया हो जिससे वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ लेके आए, में अल्टर्ड मेंटल स्टेटस देखने को मिलेगा और पेशेंट के अंदर चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। अगर हमारे पास इन चारों में से कोई भी सिम्टम देखने को मिल जाए इट मीन्स पेशेंट इज़ अनस्टेबल। अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन हमको देखने को नहीं मिले इट मीन्स स्टेबल। तो अगर हमारे पास अनस्टेबल वाला पेशेंट आता है तो ऑलवेज ट्रीट विद इलेक्ट्रिक शॉक कार्डियोवर्जन। और अगर हमारे पास पेशेंट स्टेबल आता है तो सबसे पहले हम पेशेंट के अंदर रेट को ठीक करेंगे। रेट को ठीक करने के लिए हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स हैं और हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। पेशेंट का जो रेट है वो मोर देन 350 पहले एट्रियल फिब्रिलेशन में होता है, उसको कम करके 100 या 110 पे लाएंगे। उसके बाद हम पता करेंगे कि उसमें क्लॉट डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है और उसको एंटीकोगुलेंट देने की ज़रूरत है कि नहीं। ओके, अगर उसको एंटीकोगुलेंट देने की ज़रूरत है तो हम लोग उसमें वारफेरिन और एपिक्सेबिन, लो मोलिकुलर वेट हेपारिन और अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन, ये सब हम दे सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे रिदम कंट्रोल की तरफ। रिदम कंट्रोल हम 2 तरीके से करेंगे, बाय इलेक्ट्रिक मेथड और बाय केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में जितने भी हमारे पास एंटी अर्थमिक ड्रग्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक मेथड में इलेक्ट्रिक शॉक हमको देना होता है। अब आप सोचेंगे कि पहले रिदम कंट्रोल हमने क्यों नहीं किया, पहले हमने एंटीकोगुलेंट क्यों दिया?
क्योंकि हमेशा याद रखना, अगर हमने एंटीकोगुलेंट देने से पहले रिदम को ठीक कर दिया, तब अगर पेशेंट में क्लोट बना हुआ है और हमने रिदम को ठीक कर दिया तो वो क्लोट डिसलॉज हो जाएगा और हमारा जो कॉम्प्लिकेशन है वो डेवलप हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले क्लोट को रिमूव करेंगे और क्लोट को ठीक करने के बाद रिदम को कंट्रोल करेंगे। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया। अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने डॉक्टर्स फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।